बेटा इसमें आपका वो होगा शारदा वर्सेस धर्मपाल का जजमेंट है, और उसमें ना लास्ट में देखिए पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि मेडिकल टेस्ट केस से रिलेटेड क्या कंक्लूड किया सुप्रीम कोर्ट ने। मिल गया आपको? रीड करना, मौली रीड करना। To sum up, our conclusions are: first, a matrimonial court has the power to order a person to undergo medical test. Second, Excuse me, ma'am. Yes, गायत्री बोलो बेटा। मैम डॉक्यूमेंट तो सेंड कर दे, मैम डॉक्यूमेंट सेंड कर देते आप ग्रुप में। बेटा डॉक्यूमेंट ना अभी नहीं है, वो आपको ऑलरेडी सेंड हुआ है। वैसे वो इस टाइम मेरे पास ऐसे नहीं मैम, मैम हुआ नहीं, वो सेंड ऐप पे भी नहीं है। अच्छा ओके बेटा, ओके अब बोल बेटा। passing of such an order by the court would not be in violation of the right to personal liberty under Article 21 of Indian Constitution. Third, however, the court should exercise such a power if applicant has a strong prima facie case and there is sufficient material before the court. If despite the order of the court, the respondent refuses to submit himself to medical examination, the court will be entitled to draw an adverse inference against him. और जो एडवर्स इंफ्लुएंस की बात हो रही है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर हो रही है। अल्टीमेटली अब हम कोलम चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए बेटा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लास्ट जजमेंट, जहां हमने छोड़ा था हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। इन 2013 the issue pertaining to unsoundness of mind again arose before Supreme Court in the case of Kolam Chandrasekhar versus Kolam Chandrasekhar versus Kolam Padmalata. बेटा जो इस केस में, क्योंकि अभी हम जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, जो फैक्ट्स थे वो ये थे, जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो दोनों एम्स में, हस्बैंड तो एज एसआर अपॉइंटेड था और शादी के बाद वाइफ ने भी एम्स ही ज्वाइन कर लिया। उसके कुछ टाइम के बाद वाइफ ने कंसीव कर लिया, पर डिलीवरी से पहले हस्बैंड का जो ब्रदर था उसकी डेथ हो गई, और वो जो ब्रदर पेरेंट्स के साथ रहता था इन यूपी। तो हस्बैंड उनके पास गया यूपी में, वहां पे जो डिसीज जो ब्रदर के इन लॉस थे वो उनको थ्रेटन कर रहे थे, जिसकी वजह से हस्बैंड और उसके पेरेंट्स वो सब बड़ा थ्रेटन फील कर रहे थे, और उनको सपोर्ट करने के लिए जो वाइफ के फादर थे वो उनके पास आकर कुछ टाइम तक रहे, और उसकी एब्सेंस में वाइफ ने एक फीमेल चाइल्ड को बॉर्न भी कर दिया, बच्चे का डिलीवरी भी हो गया इन दिल्ली ओनली। उसके बाद जो हस्बैंड था, जो इस डेथ का जो इवेंट था, ब्रदर की डेथ का इवेंट, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट सर्कमस्टांसेस थे, उसकी वजह से हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहने लगा, और दोनों को ही कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, जिसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, दोनों ने ही सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन, और उसके बाद दोनों को वो ट्रीटमेंट फिर बंद हो गया। उसके बाद जो वो मेंटल कंडीशन थी, उसमें क्या हुआ कि जो हस्बैंड ने, दोनों ने ही एम्स से अपना नौकरी को रेजिग्नेशन दे दिया, बिकॉज उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि उस नौकरी को वो कंटिन्यू करें। उसके बाद हस्बैंड ने फिर से अपना इंटरव्यू देना था, एंट्रेंस देना था, और वाइफ ने अपना पीजी एग्जामिनेशन का अपना एंट्रेंस देना था। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं अब यूपी चला जाऊंगा बिकॉज पेरेंट्स वहां हैं, तो वहीं पर जाकर अब मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। वाइफ इंटरेस्टेड नहीं थी, क्यों? बिकॉज अकेले बच्चे के साथ
मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था एंड शी हैज टू अपीयर आल्सो फॉर पीजी एग्जामिनेशन। और हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि अगर आपको मैनेज नहीं होता तो फिर आप अपने पेरेंट्स के घर चले जाइए एंड वाइफ वेंट टू हर पेरेंट्स प्लेस। वहां जब वो चली गई उसके बाद फिर वो वापस आ गई। वहां पर जाकर उसने 2 नर्सिंग होम्स ज्वाइन कर ली जो भी उसके प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे। फिर हस्बैंड वहां गया उसके पेरेंट्स के घर कि आप वहीं पर मैट्रिमोनियल होम में चलिए जहां पर उसके पेरेंट्स हैं और वहां पर आप अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। वाइफ ने डिक्लाइन नहीं किया, वाइफ उसके साथ वापस चली गई अपना वहां पर जॉब छोड़कर। और जब वाइफ उसके साथ वहां गई उसने अपने उसके पेरेंट्स को लेटर्स लिखने स्टार्ट कर दिए रिलेटिंग टू मेंटल कंडीशन ऑफ द वाइफ कि उसे ऐसा कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया है दैट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू लिव विद हर। तो उसके बाद जो वाइफ है वो बड़ा स्ट्रेस्ड रहने लगी ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ द हस्बैंड और उसने वहां से वो अपने पेरेंट्स के घर गई। मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ जब तक ये लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची। और जो मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ वहां जो उसका डॉक्टर था उसने बताया कि अब बहुत हद तक वो उसकी रिकवरी हो चुकी है, अब इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली जब अपेक्स कोर्ट ने डिसाइड किया, अपेक्स कोर्ट ने जो हमने पहले 2 डिसीजंस किए हैं उनको भी रेफर किया और बाद में उन्होंने ये डिस्कस किया कि कभी भी किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। अगर कोई एक स्पाउस किसी मेंटल प्रॉब्लम से सफर कर रहा है तो दूसरे स्पाउस को उसको सपोर्ट करना चाहिए इन रिकवरिंग दैट डिजीज, ना कि उसे क्या दे देना चाहिए, डाइवोर्स। फिर कोर्ट ने कहा कि जो ये सिचुएशन है उसमें हम बिल्कुल भी कन्विंस नहीं है कि जो लीगल टेस्ट ऑफ इंसैनिटी जो आपके हिंदू मैरिज एक्ट में है वो फुलफिल होता है। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि उसको डाइवोर्स को नहीं दिया। यस, उन्होंने बहुत अच्छा इसमें रिमार्क्स दिए हैं, प्लीज आप रेफर कीजिए, प्लीज डॉक्यूमेंट को रेफर कीजिए। कोलम चंद्रा शेखर के डॉक्यूमेंट को रेफर कीजिए। बेटा रीड कर रखिए। Column Chandra Shekhar versus column Padma Lata. It is thus clear that the respondent, even if she did suffer from schizophrenia, is in a much better health condition at present. Therefore, the court cannot grant the dissolution of marriage on the basis of one spouse illness. The appellant has not proved the fact of mental disorder of the respondent with reference to the allegation made against her that she has been suffering from schizophrenia by producing positive and substantive evidence on record. And on the other hand, it has been proved that the respondent is in much better health condition and does not show sign of schizophrenia as per the most recent medical report from NAMHANS and deposed by PW4 in his evidence before the trial court. For the aforesaid reason, we are of the firm view that the finding and reasons recorded in setting aside the judgment and decree of a trial court is neither erroneous nor does it suffer from error in law with warrant or interference and cause from setting aside the impugned judgment and decree of the first appellate court. Therefore, the court cannot interfere with the impugned judgment of the High Court as the same is well reasoned and based on cogent reasoning of a fact and evidence on record, and accordingly we answer point number 4 in favor of the respondent. Under Hindu law, marriage is an institution, a meeting of two hearts and minds, and is something that cannot be taken lightly. इसको बेटा अंडरलाइन कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। यस, रीड कर In the बेटा। Vedic period, the sacredness of the marriage tie was repeatedly declared. The family ideal was decidedly high, and it was often realized. In Vedic index
It is stated that the high value placed on a marriage is shown by the long and striking hymns. In Rig Veda 85, Silo, mother of the heroic children, devoted to the gods, widow, queen in the father-in-law's household. May all the gods unite the heart of us two into one, and started a Justice Ranganathan Mishra's Mayan's treatise on Hindu laws and usage. Marriage is highly reversed in India, and we are a nation that prides itself on a strong foundation of our marriages. Come hell or high water, rain or sunshine. Life is made up of good time and bad, and the bad time can bring with it terrible illness and extreme hardships. The partners in a marriage must weather these storms and embrace the sunshine with equanimity. Any persons may have bad health. This is not their fault, and most times it is not within their control. As in a present case, the respondent was unwell and was taken treatment for the same. The illness had its fair share of problem. Can this be a reason for the appellant to abandon her and seek dissolution of marriage after a child is born out of their union? Since the child is now a grown-up girl, her welfare must be prime consideration for both the parties. In view of the In view of the foregoing reasons, we are of the opinion that the two parties in this case must reconcile, and if the appellant so feels इसलिए कोर्ट ने ग्राउंड को इन्वोक करने से मना कर दिया, क्योंकि फैक्ट्स ही क्लियर थे. ऐसा कोई उसको मेंटल डिसऑर्डर नहीं है. जो स्ट्रेस है, इट वाज ड्यू टू द फैमिली सिचुएशन, जो कहां से ट्रिगर हुआ, विद द डेथ ऑफ हस्बैंड ब्रदर. और डॉक्टर्स की रिपोर्ट कह रही है शी इज रिकवरिंग वेल. उन्होंने कहा मैरिज डिसॉल्व नहीं होगी. क्लियर है. इसके साथ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का जो ग्राउंड है वो ओवर हो जाता है. प्लीज अपना बेरेक्ट निकालिए. प्लीज अपना बेरेक्ट निकालिए. सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 ये था विरुलेंट फॉर्म ऑफ लेप्रोसी. जो आपके नए बेयर एक्ट होंगे वहां पर चेंज होगा. पुराने बेयर एक्ट में अभी भी लेप्रोसी का ग्राउंड है, पर नाउ दिस ग्राउंड हैज बीन रिमूव्ड. अब नहीं है. आप एक बार आपके में तो होगा ना ग्राउंड, पुराने होंगे. रीड कीजिए, हेडिंग डालिए, लेप्रोसी एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स. यस, खत्म हो चुके हैं बेटा. मैम ये जो हम नोट्स में केस लिख रहे थे ये कंप्लीट करवा देते. कौन सा बेटा, बोल सौरभ. मैम हम ये लिख रहे थे ना कोलम चंद्रा वाला केस. यस तो इस पे हमने आगे भी कुछ लिखा नहीं. बेटा इसमें कुछ मैंने आपको डिक्टेट नहीं करवाया. आपको जो डॉक्यूमेंट भेजा था, डॉक्यूमेंट में ही वो लिखा हुआ था. यस, अभी इसके लिए आपने कोलम चंद्रा में अभी कुछ लिखा तो नहीं है ना. आप एक बार रीड करना मौली, रीड कर बेटा. केस का नाम लिखे, इसमें लिखिए, आप लिख लीजिए. इन दिस केस husband filed petition for dissolution of marriage on the ground of unsoundness of mind, unsoundness of mind, on the part of the wife, on the part of the wife, in this case, Supreme Court
refused, Supreme Court refused to invoke the ground of insanity as court was satisfied through the evidence that the parameter of legal insanity is not fulfilled, and wife was recovering well, thus court directed them to reconcile with each other in the interest of the child also. And also discussed the sacramental union of marriage and what is expected from the spouses in such a situation. रीड कर बेटा. नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, लेप्रोसी एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स. लेप्रोसी एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स. रीड कर बेटा. मैम इसमें जैसे अभी अमेंडमेंट की बात करी है तो क्वेश्चन आता है वैसे बेटा प्रीलिम्स में अब क्वेश्चन पता नहीं आता है नहीं आता, अब उसमें क्योंकि चाहे हट चुके हैं, पर जब हम बात करते हैं हमें पता होना चाहिए हटा क्यों. लेप्रोसी जब ग्राउंड है, क्या क्या अमेंडमेंट्स आई और अल्टीमेटली वो क्यों हटा, बिकॉज हटने से पहले भी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, तो क्या रीजन थे इसको हटाने के. ठीक है प्लीज. यस रीड कर बेटा. Section 13 clause 4 यस has been suffering clause 1 subclause 4 has been suffering from virulent and incurable form of leprosy. इसमें अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, विरुलेंट एंड इनक्यूरेबल. विरुलेंट एंड इनक्यूरेबल इसमें लिखिए. फॉर इन्वोकिंग लेप्रोसी as a ground of divorce, the following two conditions must be fulfilled. First, virulent. Second, incurable. बेटा जब हम बात करते हैं लेप्रोसी की, ये पता होना चाहिए 1955 में इसके साथ एक और कंडीशन थी, और वो कंडीशन थी मिनिमम 3 साल तक लेप्रोसी होनी चाहिए,
उसके बाद डाइवोर्स की पिटीशन फाइल हो सकती है। अब यहां पर इनकंसिस्टेंसी थी, वो कैसे? एक तरफ तो आप इनक्योरेबल कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं, 3 साल। जब अगर फॉर एग्जाम्पल जो लेप्रोसी का डिजीज है वो स्टेजेस में होता है, इनिशियल स्टेज बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल 100% उसका ट्रीटमेंट था। फिर कुछ मीडियम लाइन केसेस आते हैं जो थोड़ा एग्रावेटेड फॉर्म है पर अभी भी ट्रीटमेंट हो सकता है। बिल्कुल एक एक्सट्रीम केसेस आते हैं जहां ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, जबकि वो अब थ्रेट बन जाता है टू द अदर स्पाउस। तो नॉर्मली इनिशियल से एग्रावेटेड में 3 साल लग जाते थे, पर फिर सोचा गया 3 साल का कोई भी पर्पस सर्व नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या वर्ड यूज किया हुआ है, इनक्योरेबल। अगर वो 3 साल से पहले इनक्योर की हुई, जब हमने कहा है डिजीज किस आदमी को, जैसे ये कोविड है, हर आदमी को इक्वली अफेक्ट नहीं करता। कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता, कोविड होके ठीक भी हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। कई लोगों की डेथ हो चुकी है, कई लोगों का ट्रीटमेंट वेंटिलेटर्स पर रखना पड़ रहा है, वो पर्सनल इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। तो लेप्रोसी कितने टाइम तक इनक्योरेबल होगी इसका कोई भी कंक्लूसिव रूल नहीं है। तो उन्होंने कहा 3 साल के पीरियड का कोई रेलेवेंस नहीं है जब हमने इनक्योरेबल को ऐड किया हुआ है, और यही कारण था जो 3-year क्लॉज था दैट हैज बीन रिमूव्ड बाय मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, व्हेन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 was drafted, leprosy must be for a period of 3 years before filing of the petition, before filing of the petition is one of the precondition, is one of the precondition, but by Marriage Laws Amendment Act 1976, by Marriage Laws Amendment Act 1976, 76 beta, 76, this duration of at least 3 years has been omitted as the purpose is already fulfilled. The purpose is already fulfilled in the phrase incurable. Incurable को आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में रख देना, incurable, incurable. As no leprosy can be said to be incurable unless some period elapses from the time it was diagnosed as such. Last paragraph लिखिए, but this ground has been deleted by personal laws Amendment Act 2019,
and the amendment has been made in 5 acts. In 5 acts. पहला तो हमारा एक्ट ही है, हिंदू HMA 1955, ये लिख लीजिए बेटा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955. सेकेंड लिख लीजिए हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. उसमें बेटा क्योंकि सेक्शन 18 जब हम पढ़ते हैं उसमें वाइफ को सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस मिल सकता है अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 2, वहां पर भी लेप्रोसी एक ग्राउंड था. थर्ड लिखिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. फोर्थ लिखिए डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939. लास्ट लिखिए डाइवोर्स एक्ट 1869, डाइवोर्स एक्ट 1869. इसका मतलब अब लेप्रोसी जैसा कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा और ये नोटिफाई भी कर दिया था गवर्नमेंट ने, अमेंडमेंट हो भी चुके हैं. अगर आप रिसेंट वेयर एक्ट खरीदेंगे वहां आपको एक ग्राउंड नहीं मिलेगा. और ये क्यों किया गया? बिकॉज अब क्या है, लेप्रोसी इज 100% क्योरेबल. तो इनक्योरेबल का तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता बिकॉज मेडिकल एडवांसमेंट हो चुकी है. नाउ इट इज 100% क्योरेबल और यही कारण है कि अमेंडमेंट के बाद अब इसको रिमूव कर दिया गया. क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा. जो लेप्रोसी होती है ना उसको हिंदी में एक स्पेसिफिक टर्म कहते हैं, स्किन पे ना पैचेस से पड़ने शुरू हो जाते हैं वाइट वाइट कलर के, फुलवेरी. यस. तो लेप्रोसी कुछ स्टेज तक तो वो चलो प्रॉब्लम नहीं देती, अदरवाइज अगर किसी को लेप्रोसी है इवन वो दूसरे स्पाउस, वो कॉन्टेजियस है, दूसरे स्पाउस को भी ट्रांसफर हो सकती है. क्यों? अगर आप टच कर रहे हैं एक दूसरे को, इनिशियल स्टेजेस में नहीं होगा बट आफ्टर सम टाइम दिस इन्फेक्शन कुड स्प्रेड फर्दर. बिकॉज जो स्किन डिजीजेस हैं, कुछ स्किन डिजीजेस का कोई इफेक्ट नहीं होता पर बहुत सारी ऐसी स्किन डिजीजेस हैं जहां पर आपको इवन बाय टच दैट कुड बी डिजास्टर टू द अनदर स्पाउस. पर अब ये क्योरेबल है बेटा, क्योंकि जिस टाइम पर बनाया गया उस टाइम पर तो इतना एडवांसमेंट नहीं था. अब ये हर स्टेज में क्योरेबल है. तो वो कहते हैं जब क्योरेबल ही है तो बेटर है कि उसको क्योर करो. आप स्पाउस को क्यों डाइवोर्स दे रहे हो? क्योर होकर वो ठीक हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर है प्लीज? ठीक है प्लीज. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट वेनरल डिजीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म. वेनरल disease in communicable form. ब्रैकेट में एड्स लिख लेना बेटा, एड्स. बेटा यहां पर भी जब इनिशियली ड्राफ्ट किया गया था तो 3 इयर्स का मिनिमम ड्यूरेशन था, पर मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 से वो 3 इयर्स ड्यूरेशन को खत्म कर दिया. रीजन ये है, क्या पता 3 साल से पहले ही वेनरल डिजीज हो जाए इन अ कम्युनिकेबल फॉर्म. तो अगर, क्योंकि ये वो डिजीजेस हैं, दीज आर मोस्ट कॉमनली एक्वायर्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो 3 साल के वेटिंग पीरियड का कोई भी इसमें लॉजिक नहीं बनता अगर वो उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं. जैसे अब हम कहते हैं HIV और एड्स में फर्क है. फर्क है. वो क्यों फर्क है? जब बेसिकली डिजीज स्टार्ट होती है वो एड्स एक्वायर्ड, क्या है फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो ये उस स्टेज तक, एक्सट्रीम स्टेज तक नहीं आती. मेडिकेशन पॉसिबल है, पर ये भी किस पे डिपेंड करता है, जो ये कंडीशन है एड्स वाली, उसमें जो बॉडी है, बॉडी का इम्यूनिटी खत्म होता रहता है.
तो वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि आप HIV से एड्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो वो कोई भी इसके लिए प्रिंसिपल नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो हमने कहा है जब वेनरल डिजीज हो ही चुकी है, हमने खाली वेनरल डिजीज नहीं लिखा, बिकॉज देर आर सर्टेन वेनरल डिजीजेज विच आर 100% क्योरेबल। क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ डिजीजेज हैं वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो जाए, किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो जाए। तो अगर वो ऐसा कोई वेनरल डिजीज है, इफ इट इज क्योरेबल, वो बिल्कुल भी ग्राउंड नहीं है। हमने किस डिजीज को बनाया ग्राउंड? वेनरल डिजीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म, बिकॉज दैट विल बी अ थ्रेट टू द लाइफ ऑफ द अदर स्पाउस। ऑल्सो हम मैरिज के नाम पर दूसरे स्पाउस के लाइफ को थ्रेट में या अंडर डेंजर नहीं डाल सकते। क्लियर है? इसमें लिख लीजिए वेनरल डिजीज, मीनिंग लिखिए वेनरल का। Venereal diseases comprises of number of contagious diseases that are most commonly acquired in sexual intercourse. In sexual intercourse. ये आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ लिख लीजिए। बिफोर मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976, there was one more condition. That is, the disease was required to be of 3 years duration. Required to be of 3 years duration. बट अब इसका कोई पर्पस नहीं था बेटा। पर्पस इसलिए नहीं था, अगर 3 साल से पहले वो हो चुकी है इन कम्युनिकेबल फॉर्म, तो हम दूसरे स्पाउस की लाइफ को भी क्यों थ्रेटन करें। तो वो कहते जब वेनरल डिजीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म है, ग्राउंड इसलिए बनाया गया है बिकॉज दूसरे स्पाउस को सफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो सभी का ही है। तो राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्दी लाइफ भी आता है। तो हम उसको मैरिज के नाम पर उसको फोर्स नहीं करेंगे दैट स्पाउस शुड आल्सो सफर फ्रॉम सच अ कॉन्टेजियस डिजीज। और यही कारण है उन्होंने कहा 3 ईयर ड्यूरेशन से कोई भी पर्पस सर्व नहीं हो रहा। जब हमने दूसरे स्पाउस को सेव ही करना है तो मिनिमम 3 ईयर की ड्यूरेशन दैट कुड प्रूव अनजस्टिफाइड टू द अदर स्पाउस इन सर्टेन केसेस। क्यों? क्योंकि आप कॉन्जुगल रिलेशनशिप में तो जा नहीं सकते और उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा फॉर 3 इयर्स। अगर सपोज किसी को वेनरल डिजीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म हुई है और पता चला है अभी पहला महीना ही हुआ है और उनको पता चला है कि ये वेनरल डिजीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म है, अब मिनिमम 3 साल की तो होनी चाहिए। अब यहाँ पर सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, 3 साल कब पूरे होंगे। कारण क्योंकि एकदम से होते ही पता नहीं चला, बॉडी सिम्टम्स शो करेगी। सिम्टम्स भी बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं, कौन कितनी देर में शो करता है। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई पर्पस नहीं है, जो अल्टीमेट पर्पस है वो सर्व हो रहा है। तो उन्होंने कहा इसलिए हम 3 इयर्स के पीरियड को खत्म कर रहे हैं। और उन्होंने जब ये बेटा 13 भी ऐड हुआ था, वो भी मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ है, उसके साथ ही उन्होंने इन दोनों का भी 3 इयर्स भी खत्म कर दिया था। ठीक है प्लीज, क्लियर है प्लीज। एड्स इसका एक एग्जाम्पल है। देयर आर नंबर ऑफ डिजीजेस, पर जो मोस्ट कॉमनली जो आपको मेंस में पूछा जा रहा है इन योर एग्जामिनेशन, जो मेंशन करते हैं, दैट इज एड्स। क्लियर है। लास्ट लिखिए, रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, रिनंसिएशन of world as a ground of divorce. मैम Yes, शिफाली, मैम बीच में सेंटेंस आधा रह गया था। कौन सा? मैम रिक्वायर्ड टू बी ऑफ 3 years ड्यूरेशन But this requirement has been done away with
This requirement has been done away with by Marriage Laws Amendment Act 1976. By Marriage Laws Amendment Act 1976. Next देखिए, renunciation of the world as a ground of divorce. सौरभ रीड कर बेटा, क्लॉज 7 रीड कर, 13 सबसेक्शन 1 VII 7. बेटा जहां आप हेड नोट लिख रहे हैं ना, जैसे लेप्रोसी एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, वहां पर उसका सेक्शन लिख लो, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, वो हमारा था 4 IV. मैम 6 नहीं है, क्या कहते हैं, या ग्राउंड 6 है बेटा, 6 सॉरी 6. तो आप उसमें वेनरल डिजीज में लिख लीजिए 5V, 13 1V, और उसके बाद रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड में लिख लीजिए 316 VI. 31 ब्रैकेट 13 फिर ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में VI. रीड कर बेटा. has renounced the world by entering any religious order or बस जब हमने रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड की बात की, खाली वर्ल्ड रिनाउंस करना काफी नहीं है, उसके साथ क्या होना चाहिए, एंटरिंग इनटू एनी रिलीजियस ऑर्डर. इसमें लिखिए फॉर इन्वोकिंग दिस ग्राउंड, फॉर इन्वोकिंग दिस ग्राउंड two conditions must be fulfilled. First, yes, must be fulfilled. First, there must be renunciation of the world. There must be renunciation of the world. Second, a person must enter into any religious order. A person must enter into any religious order. हाँ जी, जो हमारा हिंदू मैथोलॉजी है, हम कितना ह्यूमन लाइफ का स्पैन, ह्यूमन लाइफ को हम कितना स्पैन में मानते हैं, कितना होते हैं 100 years, और हमने उसको किस में डिवाइड किया हुआ है 4 4 आश्रम, phases होते हैं. 4 आश्रम्स में कौन कौन से हैं, जिसको हम विद्या आश्रम भी कहते हैं, आगे गृहस्थ आश्रम, पहले वाला है ब्रह्मचार्य. तो जो ब्रह्मचार्य में विद्या गेन करते हैं तभी ब्रह्मचार्य है. फिर जिसमें गृहस्थी होता है एक, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा संन्यास. संन्यास. बेटा वानप्रस्थ और संन्यास में क्यों फर्क है, हम कहते हैं फर्स्ट 25 years एजुकेशन, 25 to 50 मैरिड लाइफ, 50 to 75 फिर आपका वानप्रस्थ आश्रम, और 75 to 100 फिर आपका संन्यास. हाँ जी शिफाली बताना प्लीज, वानप्रस्थ और संन्यास में क्या फर्क है. मैम वानप्रस्थ में मैम जनरली अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब है कि वन की ओर चले जाना. बट क्यों मैम चले जाना वन की ओर, मैम जिससे जो बेसिक रिसोर्सेज हैं आप पिछली वाली जनरेशन के लिए आप छोड़ रहे हो मैम, बेसिकली इसका मतलब ये होता है. और संन्यास, मैम संन्यास में ये होता है कि आप एसिएटिक लाइफ को लीड कर रहे हो. बिल्कुल, उसमें भी तो आप रिसोर्सेज छोड़ ही रहे हो, फिर आप दोनों में तो ये कॉमन हो गया. मैम जनरली बट दिस इज संन्यास नॉट. में you try to find out enlightenment, मतलब आप salvation achieve करने की कोशिश करते हो टू विच मोड, through meditation and भगवान की भक्ति. हाँ जी, जब ये कुछ एक्सटेंड तक ठीक है, क्योंकि जब बनाए गए जो वानप्रस्थ आश्रम था, हम कहते थे आदमी को सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है,
हम उनमें से सब, हम उनमें इंक्लूडेड हैं। तो आफ्टर 50 years नाउ द टाइम हैज कम, हमें सोसाइटी को वो रिवर्ट बैक करना है। तो हम सोशल सर्विस करते हैं फॉर 25 years, एक जगह से दूसरी जगह जाकर, चाहे प्रीचिंग्स देते हैं, चाहे कैसे भी करके हम कहते हैं वन प्रस्थ, एक जगह से दूसरी जगह पर हम घूमते हैं। घूमना मतलब आप उसको सेल्वेशन अचीव करने के लिए ये एक तरीका है। उसके बाद हमने कहा कि अब संन्यास क्या होता है, फिर आप रिटायरमेंट ले लेते हो, आप हिमालयस पर चले जाते हो या किसी सेक्लूडेड प्लेस पर चले जाते हो जहां आप एनलाइटनमेंट लेने की कोशिश करते हो बाय ट्राइंग टू हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द गॉड। तो ये चारों आश्रम थे। बात आती है व्हाट इज रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। फिर क्यों, जब संन्यास आश्रम हमारी हिंदू में तो वैसे ही जस्टिफाइड है, तो डिवोर्स का ग्राउंड क्यों बनाया गया? क्योंकि दूसरे स्पाउस को आप उसके साथ भी नहीं रह रहे और उसको छोड़ के जा रहे हैं, एंड उसके पास कोई मतलब इफ ही वांट्स टू कंटिन्यू विद समवन एल्स में बेटा इस केस में संन्यास आश्रम तो हमने 75 के बाद बोला है, वो उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, किसी पे इम्पोज नहीं किया हुआ। लोग जाएं ना जाएं हार्डली मैटर्स, वो कोई इसके लिए आपको कोर्ट में नहीं लेकर जाएगा। पर जब आपने मैरिटल यूनियन की बात की, मैरिटल यूनियन का सबसे बेसिक जो है वो है कॉन्जुगल रिलेशनशिप। अगर आप वर्ल्ड रिनाउंस कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिनाउंसिंग द वर्ल्ड? जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड रिनाउंस करने के लिए आपको एक छोड़कर ही जाना पड़ेगा। अब जब हम बात करते हैं, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं कि जैसे आफ्टर सर्टेन एज जहां बच्चों की शादी हो गई है, दोनों हस्बैंड वाइफ रिटायर हो गए हैं, जो हस्बैंड है, हस्बैंड हैज स्टार्टेड स्लीपिंग इन पूजा रूम, this is also renunciation of the world, this is also renunciation of the world. But after certain age जो husband wife हैं, they do not complain of these things. क्यों? बिकॉज जो हमारी नेचुरल अर्जीज हैं वो विद पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रेजुअली वो कम होती रहती हैं, तो हिट हार्डली मैटर्स, आप अपना दोनों अपने जोन में जाते हैं। यस, अगर उस स्टेज पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, दैट स्पाउस कैन हैव रेमेडी अंडर दिस एक्ट। तो हमने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। आप इसको छोड़ दीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिनाउंसिंग? त्याग देना। जब आप अपने मैरिटल लाइफ के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर रहे, दैट अमाउंट्स टू रिनंसिएशन। अब ये आप मुझे बताइए कि हस्बैंड है, हस्बैंड ने उसका इंटरेस्ट लूज हो गया। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं बहुत सारी चीजों से वो इंस्पायर होते हैं। किसी ने मोदी को देखा कि क्या लाइफ है, उसने अपने पे फोकस किया, तो अब वो प्राइम मिनिस्टर है। तो हमें भी वर्ल्ड को रिनाउंस कर अपना जो आरएसएस है ज्वाइन करना चाहिए और अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहिए। हस्बैंड घर छोड़कर चला गया, क्या वाइफ के पास रिनंसिएशन का ग्राउंड अवेलेबल होगा? क्यों? फिर क्या रेमेडी है वाइफ के पास? डिजर्शन और क्रुएलिटी। जो एक पर ये कोई ग्राउंड नहीं है बेटा, जो आपने बोला हमें तो ग्राउंड में देखना पड़ेगा ना। तो जो आप कह रहे हैं वो डिजर्शन और क्रुएलिटी, एट बेस्ट शी कुड फाइल पिटिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजर्शन एंड क्रुएलिटी, बट शी कैन नॉट। ये आपको मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर ये नहीं है तो सजेस्ट रेमेडीज। तो यहाँ पर व्हाट अदर रेमेडीज आर अवेलेबल? तो यहाँ पर शी कुड फाइल पिटिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ desertion and cruelty, but this ground will not be applicable because mere renunciation is not enough. Renunciation has to be accompanied with entering into any religious order. हाँ जी बताइए religious orders के नाम।
हाँ जी, आपने ब्रह्म कुमारी आश्रम में, सॉरी, ब्रह्म कुमारी का नाम सुना होगा. इज इट अ रिलीजियस ऑर्डर? नो मैम, वो सिर्फ मेडिटेशन करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं. यस, इट इज अ, मैम वो आपकी मर्जी है, वो इम्पोज नहीं करते. बट यस, आप वो इम्पोज नहीं करते, लोग फैमिली में रहते हुए भी उसको फॉलो कर सकते हैं. बट यस, जो वहां के, उनका जो माउंट आबू में मेन सेंटर है, इवन दे आर हैविंग अ टीवी चैनल, पीस ऑफ माइंड. हाँ जी, प्रीचर्स कैसे ड्रेसअप होते हैं, कभी आपने उनको कलरफुल ड्रेसेस में देखा है? वाइट. क्यों? त्याग चुके हैं. अगर आप उस रिलीजियस ऑर्डर में एंटर हो रहे हैं, उनके नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं. वो आपस में क्या बोलते हैं? नहीं, वो तो आप या दीदी या भैया, ये रियल लाइफ है कि हस्बैंड वाइफ, बिकॉज वो मेरे ही अंकल आंटी थे, हस्बैंड वाइफ दोनों ने ही आश्रम में स्ट्रिक्ट उनको ऑप्ट कर लिया. नाउ दे हैव स्टार्टेड लिविंग टुगेदर एज ब्रदर एंड सिस्टर. वो तो दोनों ने ही किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर अगर कोई एक कर लेता है फिर दैट इज अ हार्डशिप फॉर द अदर स्पाउस. क्योंकि वो नहीं कहते कि वो ठीक है मेडिटेशन करने के लिए लोग आते हैं, आप वहां कितना जाते हैं नहीं जाते, वो कहते भी नहीं किसी को ऐसे. बट यस, जो वहां पर जाते हैं, जो स्ट्रिक्टली उसको अडहेयर करते हैं, उन्हें वहां पर आप बहुत सारे ऐसे, हमारी एक जूनियर हुआ करती थी बेटा, हम कहते हैं इन चीजों का बहुत इम्पैक्ट होता है, पता नहीं किस चीज से हमारे माइंड या हमारे सोल में ये चीज इनकल, कोई आप पर इम्पोज नहीं कर सकता. तो जब वो लड़की 6th में थी, किसी उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता कि क्यों ये उसमें चेंज आया. उसने अचानक से सोशल आउटिंग्स बंद कर दी और वो अपना सेक्लूडेड सा रहती थी. स्कूल में रेगुलर थी, बहुत सीरियस थी, रेदर शी वाज अ टॉपर. और अल्टीमेटली उसने 10th भी पास हो गया, सब कुछ हो गया. शी ज्वाइंड ये ब्रह्म कुमारीज एट अ वेरी अर्ली एज एंड शी लेफ्ट हर होम और वो माउंट आबू में चली गई परमानेंटली. जो ये हम दीदीज, जो इतनी ओल्ड लेडीज जो प्रीचिंग्स देती हैं, वो इस आश्रम में कहीं तो बचपन से ही आई हुई हैं. पेरेंट्स को भी नहीं पता कि क्या रीजन है कि वो चला जाता है, तो वो हमें नहीं पता. बट यस, अगर मैरिज के बाद कोई एक स्पाउस ऐसे एंटर कर रहा है विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर स्पाउस, विच इज क्रिएटिंग हार्डशिप फॉर द अदर स्पाउस, वो फिर डाइवोर्स का ग्राउंड है. सेम इन द जैनिज्म. जैनिज्म में आगे उसके फर्दर सेक्ट्स हैं, दिगंबरास एंड श्वेतांबरास. तो जैन्स के वैसे अपने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं कि वो सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाते, सूरज ढलने से पहले खाते हैं. कुछ ऐसे सिंपल है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर अगर आप श्वेतांबरास या इसमें एंटर होते हैं, श्वेतांबरास तो नाम से ही क्लियर है, व्हाइट को श्वेत कहते हैं, तो वो अपने मुंह पर हमेशा मास्क लगाकर रखते हैं. क्यों? यस, मतलब कोई मर ना जाए, वो इतना सेंटिटी देते हैं एक लाइफ को, चाहे वो जर्म्स की है. वो भिक्षा मांगते हैं, वो घर घर जाकर भिक्षा, उनका लाइफ बड़ा स्ट्रिक्ट है. अगर कोई हस्बैंड ऐसे रिलीजियस ऑर्डर में एंटर हो गया है या वाइफ, दूसरे स्पाउस को रेमेडी अवेलेबल है. ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको मेंस में कि हस्बैंड है, हस्बैंड हैज डिसाइडेड कि मुझे एक पर्टिकुलर रिलीजियस ऑर्डर में एंटर होना है. सेरेमनीज भी हो गई और वो एंटर भी हो गया. 2-3 दिन हो गए, हस्बैंड को बोरियत लगने लगी कि यार लाइफ का तो सारा चार्म ही खत्म हो गया, जहां था मैं तो वहीं बेटर था. थोड़ी बहुत खिटपिटी होती थी वाइफ से, पर अदरवाइज लाइफ अच्छी जा रही थी. वो विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन वो वापस आ गया अपने मैट्रिमोनियल होम. वाइफ के लिए वो झटका था, बिकॉज वाइफ सच में ही डाइवोर्स चाहती थी. उसे लगा डाइवोर्स लेने का एक ग्राउंड बना, और जैसे ही वो आया ऑन द सेम डे उसने डाइवोर्स की पिटीशन भी फाइल कर दी. हाँ जी, ग्राउंड अवेलेबल होगा या नहीं, रीजंस. क्यों? क्योंकि वर्ड तो अनाउंस हुआ ही नहीं. जब इतने टाइम पीरियड के लिए उसने वो किया था, संन्यास किया था, तो वो भी बेटर करेगा.
बेटा बात तो फिर तब है ना, पिटीशन फाइल कितना टाइम पीरियड, अगर किसी ने वर्ल्ड रिनाउंस ही कर दिया है तो दूसरा स्पाउस को इसमें उम्मीद में थोड़ी ना बैठा रहेगा, क्या पता उसका चेंज ऑफ हार्ट हो जाए और वो वापस आ जाए। रिनंसिएशन एक बहुत सीरियस डिसीजन है, जो बड़ा एक थॉटफुल डिसीजन है, तो कोई ऐसा नहीं कि इन 1 सेकेंड ले लेते हैं, बड़ा ये सोच समझ कर लेता है वो ये डिसीजन। इसमें केस फाइल होएगा मैम। रीजन क्या है इसके? दो रीजन है। फर्स्ट तो एक्ट, ये जो रिनाउंस ऑफ द वर्ल्ड ये एक्ट उसने किया है। सेकंड उधर से बता के है तो इसका कोई पता नहीं वो दोबारा वापस जा सकता है। पर बेटा जो, चलो उसका वो वाला पार्ट तो छोड़ दो, क्योंकि जो उसका वहां से बताकर ना आना, इसकी कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस तो है नहीं। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस शायद उसको फेस करने पड़े, वो उसे एक्सकॉम्युनी अपने उससे बाहर निकाल दें, जो उनकी कास्ट है, कुछ भी करें, पर कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस उसे फेस नहीं करने पड़ेंगे। क्वेश्चन अराइज होता है, क्या वाइफ की पिटीशन एंटरटेन करनी चाहिए कोर्ट को या नहीं? मैम पिटीशन तो इनफ्रक्चुअस ही हो जाएगी ना? यस, पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो जाएगी, क्योंकि जो उसका जो ग्रीवियंस है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। पर्सन हैज केम बैक टू देयर मैट्रिमोनियल होम, तो उसका तो वो खत्म ही हो चुका है, जो ग्राउंड था कॉज ऑफ एक्शन खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर पिटीशन नहीं लगेगा, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हस्बैंड को कोई नहीं है, या सोशल या मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस जो वो करेंगे वो अलग बात है, बट उसके लिए कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। इसमें दो लिखिए। फर्स्ट, renouncing the world. When a person ceases to take any interest in worldly affairs or retires to a single room or ceases to take any interest in cohabitation ceases to take any interest in cohabitation, then the person is said to have renounced the world. The person is said to have renounced the world. इसके साथ ही नीचे नोट लिख लीजिए, but if he does not join any holy order, but if he does not join any holy order, then it may amount to desertion or cruelty, but it will not amount to renunciation. It will not amount to renunciation, as the second condition has not been fulfilled. As second condition has not been fulfilled. Been fulfilled. सेकंड लिखिए, एंटरिंग द होली ऑर्डर। हाँ जी, कैसे पता चलता है कोई होली ऑर्डर में एंटर हो गया या नहीं? बिल्कुल ठीक है बेटा, विजिट तो कोई भी कर सकता है, जैसे हम कभी भी इन पीस ऑफ माइंड लोगों के आश्रम में जा सकते हैं, एनी पर्सन, बट जो होली ऑर्डर में एंटर होगा उनके लिए स्पेशल सेरेमनीज होती है। इसमें लिखिए, a person may enter into any holy order. A person may enter into any holy order by undergoing the ceremonies and rites
the ceremonies and rites prescribed by the order into which he enters. अब जो गुरुद्वारास में ग्रंथीज होते हैं ना, ग्रंथी, या टेम्पल्स में भी कौन होते हैं? पंडित। क्या उन्होंने अपना वर्ल्ड रिनाउंस कर चुके होते हैं? कैसे? मैरिज ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहे हैं। रेदर गुरुद्वारा उनको एकोमोडेट देते हैं, करते हैं, उनकी पूरी फैमिली ही वहां रहती है, वो गुरुद्वारा को मेंटेन करते हैं, उनको सेफगार्ड करते हैं जो भी वहां पर है। सेम विद द मंदिर्स में जो ये पंडित वगैरह होते हैं, तो जो वो उनके लिए प्रॉपर ट्रस्ट बना होता है, उनके बच्चों की एजुकेशन का खर्चा, घर का सारा खर्चा ट्रस्ट उठाता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे हिंदू टेम्पल्स हैं जिनको बहुत ज्यादा मान्यता है, तो उनके में ना पहले महंत हुआ करते थे, तो वो महंत उसका हेड होता था जो सारा उसको मैनेज करता था, और जितना भी चढ़ावा होता था वो उनको जाता था। जैसे अभी श्राइन बोर्ड है। यस। अब उसमें क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि जब हमने देखा ये जितने भी मंदिर हैं, जय मनसा देवी हो, वैष्णो देवी हो, जितनी भी ये हमारे हिंदू में टेम्पल्स में ऐसे हैं, एक नहीं है, पता नहीं कितने हैं ऐसे, तो वो सारा जो फंड है वो गवर्नमेंट को जाना चाहिए। तो वहां पर श्राइन बोर्ड्स बन गए, और ये जो बोर्ड्स हैं ये सारा उसको रेगुलेट करते थे। फिर केस फाइल हुए कि हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये इसको मैनेज कर रहे थे, अब आप इसको हमसे नहीं ले सकते। कोर्ट ने कहा क्योंकि आप इसको मैनेज कर रहे थे, आपको ऑफरिंग्स का एक पर्टिकुलर जो पार्ट है वो आपको स्पेसिफाइड पोर्शन मिल जाएगा, बट सारी ऑफरिंग्स आप नहीं रख सकते। अब जितने भी टेम्पल्स थे सब में, जैसे वैष्णो देवी बोर्ड है, मनसा देवी का भी बोर्ड है, तो जितना भी चढ़ावा चढ़ता है वो बोर्ड उसको रेगुलेट करता है। क्लियर है? प्लीज क्लियर है? तो अब जो जैसे ग्रंथी है, तो ये जो है ये प्रोफेशन है, इसको हम एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं, रेदर हेरिडिटरी प्रोफेशन है ये, कि फादर के बाद लड़के को मिल जाता है, पर इसमें किसी भी तरह से रिलीजियस ऑर्डर की बात नहीं आती, ना ही वो आदमी वर्ल्ड को रिनाउंस कर रहा है। क्लियर है? नोट में लिख लीजिए, ये दो चीजें नोट में लिख लीजिए। पहला, if a person enters into a holy order but comes back home howsoever degraded he may be in the eyes of religion or society, and resumes cohabitation then this ground is not available. बेटा अब हम जो बात कर रहे हैं, अगर वापिस आकर भी उसने अपना वाइफ के साथ कोहैबिटेशन रिज्यूम नहीं किया, दैट विल अमाउंट टू रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड का फिजिकल सेपरेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। क्लियर है? प्लीज, a person may enter into any religious order and he may continue to
live in their matrimonial home only, but he ceases to have any cohabitation with the wife because he has renounced the world. इसका सेकंड पॉइंट लिख लीजिए. अ ग्रंथि, ब्रैकेट में लिख लीजिए सिख, सिक्स में ग्रंथि होते हैं. अ ग्रंथि और अ पुजारी, पुजारी में लिख लीजिए टेम्पल, हिंदूज की बात कर रहे हैं, हिंदू. डज एंटर इनटू होली ऑर्डर, डज एंटर इनटू होली ऑर्डर, yet there is no renunciation, yet there is no renunciation, as they can lead life of a grihasthi, they can lead life of a grihasthi फुल स्टॉप. ग्रस्त आश्रम में रहते हुए कर रहे हैं और मोर ओवर इट इज अ काइंड ऑफ प्रोफेशन, वो अपना ड्यूटी पूरी कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें रेम्यूनरेशन भी मिलता है, चाहे इन कैश हो चाहे इन काइंड हो, चाहे बोर्ड उनके घर के खर्चे मैनेज कर रहे हो, तो हम इसको रिनंसिएशन में काउंट नहीं करते. लास्ट लिखिए. मैम लास्ट, यस बोलिए. मैम जैसे इसके अंदर जो अगर कोई डिवोर्स फाइल होता है, मैम पिटिशन एंटरटेन होती है, तो मैम इज इट अ टाइप ऑफ एक्स पार्टी डिवोर्स, क्योंकि मैम एक पार्टी तो चली गई है वहां से. पर बेटा बात तो एक्स पार्टी डाइवोर्स नहीं, दूसरी पार्टी को नोटिस वगैरह तो भेजेंगे ही. अगर वो अपीयर नहीं होती इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस समन एंड ऑल जो आपके सीपीसी में मोड्स प्रोवाइड हैं, पेस्ट कर दिया नोटिस समन एंड ऑल, फिर भी नहीं आ रही है, तो एक्स पार्टी डिक्री डाइवोर्स मिल सकता है. बिकॉज जरूरी नहीं है बेटा रिनंसिएशन में कि पार्टी घर से चली जाए. अ पार्टी मे रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग इनटू एनी रिलीजियस ऑर्डर एंड दैट पार्टी में कंटिन्यू टू रिजाइड इन दैट होम ओनली. सिर्फ फर्क इतना है कि वो अपने जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस है वो अब उनको फुलफिल नहीं करेंगी बिकॉज दे हैव रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग इनटू एनी रिलीजियस ऑर्डर. तो इसलिए वो जो लिटिगेशन को वो ज्वाइन करती है नहीं करती, दैट विल वेरी फ्रॉम केस टू केस. अगर उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो लिटिगेशन नहीं ज्वाइन कर रही है, फिर एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगा बेटा, फिर एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगा. ठीक है प्लीज. यस मैम. वो भी ऐसा नहीं कि कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा. अब वाइफ कह रही है ज्वाइन कर लिया, हस्बैंड कह रहा है ज्वाइन नहीं किया, मैं तो सिर्फ वो देखने गया था कि उनका सेरेमनी कैसे होता है, तो उसने उसको ज्वाइन, तो वो अपना उसको डिफेंड करेगा, तो वो केस टू केस वेरी करेगा. तो इसके लिए कोई रूल नहीं है कि कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा. तो जो आपका प्रोसीजर है सीपीसी अप्लाई करेगा तो सीपीसी के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही चलेगा. पिटीशन अगर फाइल हुई है तो दूसरी पार्टी को भी फुल अपॉर्चुनिटी मिलेगा हियरिंग का. तो प्लेंट के बाद क्या फाइल होना है, रिटर्न स्टेटमेंट उसको फाइल करना पड़ेगा, फिर इश्यूज फ्रेमिंग होंगे, फिर प्लीडिंग्स होंगी. तो जब हमने कहा है वो सारा प्रोसीजर फॉलो होगा. अगर कोई नहीं आता तो ठीक है, फिर एक्स पार्टी हो जाएगा. ठीक है प्लीज. यस मैम. बिकॉज रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड का ये मतलब नहीं है कि आप कोर्ट की बातों को भी अनसुना कर सकते हैं. जो आपने ऑलरेडी इतने ताम झाल जितने ये जेल मेल छोड़े हुए हैं रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड से पहले, सबको आपको सेटल करना पड़ेगा. अगर वाइफ डाइवोर्स ले रही है बिकॉज मेंटेनेंस का कोई उसके पास नहीं है, आपको फिर उसका मेंटेनेंस भत्ता भी बांधना पड़ेगा. क्लियर है. तो वो सारे आपको इश्यूज सेटल करने पड़ेंगे. सिर्फ निनाउंस कर आप सारी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते. ठीक है प्लीज. यस मैम. यस. लास्ट लिखिए. प्रिजम्पशन ऑफ सिविल डेथ, प्रिजम्पशन ऑफ सिविल डेथ. सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 VII 7 है. VII 7 सिविल डेथ. साथ में लिख लीजिए सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि एविडेंस एक्ट में लिखा है कि अगर आदमी 7 साल से लापता है और किसी के उसके बारे में किसी ने भी ऐसे आदमी ने नहीं सुना जो नेचुरली सुनता, अगर वो जिंदा होता तो लॉ प्रिज्यूम कर लेगा दैट द पर्सन हैज डाइड. तो बर्डन ऑफ प्रूफ
उसके ऊपर होगा जो पार्टी अलेज कर रही है दैट ही इज अलाइव। तो लॉ तो प्रिज्यूम करेगी डेथ, जो पार्टी कह रही है कि वो अलाइव है, बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन द दैट पार्टी। सौरभ रीड कर बेटा, इस ग्राउंड को रीड करना। Yes, ma'am. Has not been heard of as being alive for a period of 7 years or more by those person who would naturally have heard of it had that party been alive. अंडरलाइन कर लीजिए, नॉट बीन हर्ड पीरियड ऑफ 7 years, मिनिमम 7 है, 7 years और मोर by those person who would naturally have heard of it। कौन आ जाते हैं? ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, प्रोफेशनल लाइफ में उसके जो कोलीग्स हैं। आदमी अचानक से मिसिंग हो गया, प्रोफेशनल उसमें वेयर अबाउट्स, जब हफ्ता नहीं आया, 2 हफ्ता नहीं आया, उन्होंने इंक्वायरी करना स्टार्ट किया फ्रेंड्स ने, तो घर वाले कहते हमें तो खुद नहीं पता। फिर मिसिंग कंप्लेंट लॉज हुई, पर किसी को भी नहीं पता और इस बात को 7 साल हो चुके हैं, तो लॉ प्रिज्यूम करेगा दैट द पर्सन हैज डाइड। अब सपोज हस्बैंड मिसिंग है, वाइफ ने फाइल किया पिटीशन डाइवोर्स का ऑन दिस ग्राउंड, इमीडिएटली डाइवोर्स मिल जाएगा? तो हो चुके हैं यार, 7 तो ऑलरेडी हो चुके, तो वो तो बुढ़ी हो जाएगी फिर। 7 साल तो पहले निकाल दिए, 7 साल कोर्ट निकाल दी, फिर तो रेमेडी का कोई बेनिफिट ही नहीं। डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस। आपको पता है आदमी का कोर्ट से एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो जाता है अगर उसे टाइमली जस्टिस नहीं मिलता। अब जितने केसेस थे, जेसिका लाल मर्डर केस एंड ऑल, सब में लिटिगेशन बहुत लिंगर ऑन हुई, और रियलिटी में जो विक्टिम थी, उसकी फैमिली ने बहुत सफर किया इस केस में, कि बार बार आप पिटिशंस डाल रहे हैं, फिर उन्हीं को हरास किया जा रहा है। जब जजमेंट आती थी, बस एक स्मॉल सा रिएक्ट, पहले वो बड़ा विग्रसली फॉलो करते हैं केसेस को इनिशियली, फिर जब कोर्ट के प्रोसीजर को देखते हैं बहुत टार्डी है, वो घर बैठ जाते हैं। फिर जब पता चलता है 10 साल के बाद कि हाँ भाई उसको कन्विक्शन हो गई है, वो उनका फिर टीवी पर आता है, हाँ हम बहुत खुश हैं कि उसको उसकी करने की सजा मिल गई है। आप देखिए जिस टाइम पर हुआ था, डेथ रेंट इफेक्ट तो बिल्कुल खत्म ही हो जाता है बेटा। डेथ रेंट इफेक्ट तब होता है इमीडिएटली रॉन्ग किया और लॉ ने उसे पनिश किया। जो हमारा यहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो होप देता है क्रिमिनल्स को कि चलो क्राइम कर लेंगे, बाद में देखी जाएगी, कोई ना कोई लूप होल तो मिल ही जाएगा, रास्ता तो मिल ही जाएगा। जेल में रहते हुए लोग आधे से ज्यादा तो वैसे ही वकालत उनको आ जाती है। अगर आप किसी आदमी से मिलें जो क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है, हमसे ज्यादा सीपीसी तो उसको ही पता चल जाता है, एप्लीकेशन फाइल हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जब हम कहते हैं तो इसलिए हमने कहा 7 साल तो पहले निकल चुके हैं, तो क्या इमीडिएटली मिल जाएगा रिलीफ? फिर ऐसे केसेस आने शुरू हो जाएंगे कि जान के पार्टी को खुद ही क्या कर दिया, डंप कर दिया है कहीं पर, और 7 साल के बाद डाइवोर्स की पिटीशन फाइल होगी। क्या इसका वे आउट है? इसका वे आउट होता है कभी भी कोर्ट इमीडिएटली उसको रिलीफ नहीं देगी, सम्मन भेजा जाता है, इवन पब्लिक नोटिस निकलता है कि अगर किसी ने इस आदमी के बारे में कुछ पता हो, किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, प्लीज वो इन्फॉर्म करे कोर्ट को, जो भी आता है। तो अगर कोई कोर्ट में आता है और वो कहता है अरे वो तो बॉर्डर पे गया हुआ है करने, तो उसकी कोई डेथ डुथ नहीं हुई है, ही इज अलाइव, burden of proof will be on that party to prove that the person is alive। immediately नहीं मिलता, because हम mischievous activity को rule out नहीं कर सकते, mischievous चीजों को, कि खुद ही मार दी है, डंप कर दी है, और फिर पूछी जा रहा है देखा है मेरी वाइफ को, देखा है। ऐसा एक हम केस करेंगे, हैरत अगेंस्ट केस क्रिमिनल लॉ में, जहां पर जो हस्बैंड वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं, छोटे ही बच्चे हैं, एक 7 years का और एक 9 years का, ऐसे था, या 5 या 7 का।
तो हस्बैंड के पेरेंट की हेल्थ खराब हो जाती है, ओ यस फादर की, तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमें उनको विजिट करना चाहिए, अलग रह रहे होते हैं। वाइफ कहती है कि इतनी रात को 11-12 ऑलरेडी बज चुके थे, जाना ठीक नहीं है, तो हम मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग चल पड़ेंगे। वाइफ ने कुछ गलत कह दिया? नहीं कहा। हस्बैंड इतना ज्यादा इस चीज से प्रोवोक हो गया, उसने वाइफ के ऊपर केरोसिन ऑयल पोर कर दिया, उसको जला दिया और बाद में बाहर से लॉक कर दिया और बच्चों को 10-10 रुपए दे के कहा कि ये बात आप किसी को ना बताना, और अपने फादर के घर चला गया मॉर्निंग में। और जब वो फादर के घर चला गया, आकर ऑब्वियसली उसी ने लॉक किया था, पड़ोसियों के घर दरवाजा खटका रहा है कि वाइफ को तो हम छोड़ के गए थे, वाइफ दिख नहीं रही, कहाँ है कहाँ है। जब बिल्कुल पता नहीं चला तो दरवाजा तोड़ा और अंदर क्या थी? डेड बॉडी। वाइफ तो थी पर उसकी डेड बॉडी थी। और वहां पर फिर पड़ोसियों ने कॉल किया इसके वाइफ के पेरेंट्स को, वाइफ के पेरेंट्स आए, बच्चों ने भाई अपने नाना नानी के सामने, जो बच्चे थे दे ब्रोक डाउन, और उन्होंने वो सब कुछ बता दिया जो उस रात को हुआ था। तो जब हम बात करते हैं, अगर आप कोई क्राइम कर रहे हैं तो ऑब्वियस है उसके ट्रेसेस मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेंगे नहीं। तो वो रेलेवेंट रेमेडी पर्टिकुलर टाइम पर, तो हमने क्यों कहा है कि इमीडिएटली क्यों, अगर वाइफ मिसिंग हुई है तो ऑब्वियस है पेरेंट्स तो इंटरेस्ट लेंगे, पुलिस कंप्लेंट लॉन्च कराएंगे, ढूंढेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, कुछ ना कुछ तो पता ही चलेगा। तो अगर 7 साल तक वो लापता है, सिर्फ इमीडिएटली डाइवोर्स नहीं मिलेगा, जो कोर्ट पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह से उसकी इंफॉर्मेशन आए। यस, अगर अल्टीमेटली कंक्लूड होता है दैट द पर्सन इज मिसिंग फॉर 7 years, कोर्ट उन्हें क्या दे देगी? डिक्री ऑफ डाइवोर्स। ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज। इसके साथ आपका सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ओवर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, आपके प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, आपके प्रीलिम्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और कल जब हम स्टार्ट करेंगे, हम इसको स्टार्ट करेंगे विद सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, पर वो सिर्फ हाफ एन आवर का लेक्चर है बेटा। कल फ्राइडे है ना, फ्राइडे है, तो कल आपका फिर डाउट क्लियरिंग सेशन है। जितने भी आपको शुरू से अब तक डाउट है किसी भी कंसेप्ट में बेटा, चाहे वो किसी और, जैसे आपने कहा था अनसाउंड माइंड में उसका इशू, वो सब हम कल डिस्कस करेंगे, जो भी आपको उसमें डाउट होता है और उसमें क्या इंटेंशन था लेजिस्लेचर का, क्यों हम कहते हैं कि यहाँ पर भी अप्लाई करेगा, तो हम विद लीगल रीजंस उसको डील करेंगे। ठीक है प्लीज, ठीक है बेटा। कल आपका लेक्चर ना 9:30 होगा, क्योंकि फिर आउट ऑफ सेशन जाना है मुझे, तो आपका कल लेक्चर 9:30 होगा, 9:30 to 11 या 11:30 जो भी, ठीक है। टेस्ट होगा, टेस्ट आपको मिल जाएगा, पर हम डिस्कशन बाद में ही करेंगे, क्योंकि सैटरडे को फिर इवनिंग हो जाएगा हमें आता। ठीक है प्लीज, टेस्ट आपका होगा। या आपको ये भी हो सकता है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट सेंड कर दिया जाए, आप उसे घर में सॉल्व कर लें, सब्जेक्टिव भी होगा ऑब्जेक्टिव भी। नेक्स्ट जब आप मंडे को आओगे हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपका आने का टाइम यहाँ पर मतलब आना जाना ना पड़े, वो बच जाए। तो आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, फिर टेस्ट आपको कल मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ऑब्जेक्टिव सर सेंड कर देंगे। ठीक है प्लीज बेटा, ग्रुप में हुआ? हाँ, आप मेरा नंबर लिखो, फिर मैसेज सेंड करो। 9988873502। आप बस मैसेज कर देना, फिर मैं आपको ऐड कर दूंगी।